अगस्त महीने और अगस्त सीरीज के कमजोर प्रदर्शन के बाद आज से है नई सीरीज की शुरुआत और नए महीने की शुरुआत। और पिछला महीना रहा बेहद इंटरेस्टिंग, यहाँ दिग्गजों पर दिखा दबाव, वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने किया कमाल। सितंबर का महीना और सीरीज कैसी रहेगी और आज किस तरह का रहेगा ट्रेडिंग एक्शन, इस पर है खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नई सीरीज, नए महीने और वीकेंड तीनों के लिए हो जाइए। बहुत कुछ नया होने वाला है। बिल्कुल। और कल तो कुछ और ज्यादा ही कुछ होने वाला है। हम भी ब्लू में उसी की वजह से हम कल के एक बड़े दिन का इंतजार कर रहे हैं और कल का बड़ा दिन दो खास वजह से। एक इंडिया पाकिस्तान, कल एशिया कप में दोपहर 3 बजे के बाद मैच शुरू होने वाला है। तो आज हमारी पूरी टीम ब्लू ब्रिगेड है और हम सब बिल्कुल इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए आज ब्लू टी शर्ट्स में आपको नजर आएंगे। तो पूरी देश की, दुनिया की नज़रें इस बड़े मुकाबले पर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा कल फिर से हिंदुस्तान का सूर्य नमस्कार करने का इरादा है। हाँ, आदित्य L1 कल यहाँ से अंतरिक्ष में जाने को तैयार है और एक बड़ा लॉन्च ये फिर होता दिखा है। तो हमारा जो एम्बिशियस स्पेस मिशन है उसमें एक कदम और आगे हिंदुस्तान बढ़ता हुआ दिखा। तो कल ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है जिस वक्त पूरी देश और दुनिया, चांद के बाद सूर्य। हाँ, क्रिकेट को पूरी दुनिया देखे ना देखे, लेकिन इसको बिल्कुल पूरी दुनिया देखेगी। तो एक के बाद एक बड़ी चीज़ें होने की तैयारी में है। और चूँकि कल शनिवार है, सैटरडे है, मार्केट बंद है, तो आज इन दोनों ही चीज़ों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, सेलिब्रेशन का मूड है इन दोनों चीज़ों को लेकर। सेलिब्रेशन में एक चीज़ हो रही है दीप, मैं एक अभी ट्वीट डालने वाला हूँ जी। इस ट्वीट में मैं ये पूछूंगा कि अब तक जितने मैच हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, कौन सा आपका सबसे फेवरेट मैच है? क्योंकि नेल बाइटिंग फिनिशेस बहुत सारी हमने देखी है। बहुत सारे मैचेस ऐसे हैं जो आपको मतलब एकदम हिलने नहीं देते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ मैच ऐसे हैं बढ़िया सवाल है, एकदम मतलब वो ऐसा लाइफ टाइम वाले मैचेस हैं। बढ़िया, कुछ को मुझे साक्षात देखने का मौका भी मिला है स्टेडियम में। बिल्कुल स्टेडियम में देखा है मैंने। देखा अभी लास्ट लंदन में, मैनचेस्टर में जो हुआ था। हाँ, वो बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान। हाँ, तो इसलिए अभी बस थोड़ी देर में वो ट्वीट भी डालूँ। तो आप अपना दिमाग लगाएं और बताएं कि आपका फेवरेट मैच कौन सा। आप भी बताएंगे? बिल्कुल 100%। चलिए, बढ़िया है। तो ट्वीट आ रहा है अनिल जी की तरफ से, जरूर अपना फेवरेट मैच हमें भेजिए, फेवरेट इंडिया पाकिस्तान मैच जो आप कराए। आई सर, आज के एक्शन पर भी डालते हैं नजर। नया महीना, नई सीरीज है, बताएं आज के लिए ट्रिगर्स क्या? आज के ट्रिगर्स दीप, दुनिया भर के बाजारों से थोड़े से कमजोरी के संकेत आते दिख रहे हैं। ऊपरी स्तर से 350 अंक लुढ़क कर 250 अंक नीचे बंद हुआ है डाउ। नेस्डेक हल्का मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखा है, लेकिन कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद आए हैं जीडीपी के आंकड़े। उम्मीद से बेहतर रहे, हल्के से या उम्मीद के मुताबिक कह सकते हैं। साल भर की सबसे ज्यादा ग्रोथ 7.8% आती दिखी है पहली तिमाही में, यानी कि इकोनॉमी के फ्रंट पर ऑल इज वेल। कच्चा तेल परेशान कर रहा है और परेशानी के कारण आपकी स्क्रीन पर $87 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। 3 हफ्तों की ऊंचाइयों पर इस वक्त आपको नजर आएगा। एक और इंटरेस्टिंग खबर कल आती हुई दिखिए, संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है 5 दिन के लिए सितंबर में। अंदाज लोग ये लगा रहे हैं कि शायद एक देश एक चुनाव पर सरकार किसी तरह का कोई बड़ा डेवलपमेंट ला सकती है या फिर चुनाव जल्दी कराने पर विचार कर सकती है। क्या होगा पता नहीं, होगा ये पता है। बिल्कुल, और कवरेज होगी, मार्केट का जो भी रिएक्शन होगा आपके सामने हम बताएंगे इसके बारे में भी। बट एक बार थोड़ा समझ लेते हैं सर, ये पूरा हफ्ता ग्लोबल डोमिनेटेड ज़्यादा रहा है। वैसे तो कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं था, बट फिर भी जो 4 दिनों की डाउ की अच्छी तेज़ी थी उस पर कल ब्रेक लगते हुए दिखा। गिरावट 170 अंकों की थी, बट थ्रू द डे डाउ गिरता रहा और एंड में डेज लो पर जाकर बंद हुआ। क्या कुछ समझे हैं सर इसे? कमोबेश हमारे मार्केट जैसे ही डाउ का चार्ट भी कल का नजर आया है। 4 दिनों से अच्छी मजबूती के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी थी, और प्रॉफिट बुकिंग इस वजह से आती दिखी कि वहाँ के जो थोड़े इकोनॉमी से रिलेटेड डेटा थे वो थोड़े मजबूत आते दिखे। और मजबूत डेटा के दम पर हमेशा डेटा, आजकल ऐसा हो गया अमेरिका का ट्रेंड डीप ऐसा है, डेटा खराब आएगा इकोनॉमी का तो अच्छा है, चलो कि ब्याज दरें जोर से नहीं बढ़ेंगी। इस वक्त फोकस है ना अमेरिका का इकोनॉमी पे नहीं है, अमेरिका का फोकस ब्याज दरों पर और महंगाई पर है। किस चीज से महंगाई कम हो सकती है? अगर किसी चीज से महंगाई कम हो सकती है तो उसको सेलिब्रेट करेंगे। और किसी चीज को महंगाई बढ़ा सकता है तो उस पर हम थोड़ा सा निराश हो जाएंगे। सो एग्जैक्टली ये पर्सनल कंजम्पशन का जो डेटा है, यानी कि लोग कितना खर्चा कर रहे हैं अमेरिका में, वो मजबूत आता दिखा है 4.25% के आसपास। तो अभी लगातार पिछले 2 दिनों तक सेंटिमेंट के, हाउसिंग सेल्स के वगैरह जो भी डेटा है वो कमजोर थे। कमजोर डेटा का मतलब यह कि लोगों के पास परचेजिंग पावर कम है,
कम खर्चा करेंगे, महंगाई कम बढ़ेगी, ब्याज दरें तेजी से नहीं बढ़ानी पड़ेगी, इस चक्कर में अमेरिकी बाजार बढ़े। कल जो थोड़े घटे हैं उस घटने के पीछे ये कि अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अभी भी ज्यादा है, मजबूत है, यानी कि लोगों के हाथ में पैसा है, वो खर्च करना चाह रहे हैं, खर्च करें, तो इसका मतलब ये कि फिर इकोनॉमी जल्दी ठंडी होगी नहीं, महंगाई जल्दी नीचे आएगा नहीं, और महंगाई नीचे नहीं आएगी तो फिर आपके लिए ब्याज दरें बढ़ने का स्कोप। तो एग्जैक्टली आजकल यही हो रहा है, अमेरिका में हर चीज को महंगाई और ब्याज दरों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तो कोई भी खबर जिससे आपके मन में हो नहीं हो अलग बात है, आपको ये फील होना चाहिए कि इससे महंगाई कम हो सकती है, इससे महंगाई कम होगी तो ब्याज दरें जोर से नहीं बढ़ेगी। अगर ये फील है, अच्छी खबर। अच्छा, अब वो इकोनॉमी के हिसाब से देखो मत। अच्छा, हाँ, वो पूरा फोकस ही ऐसा कर दिया अमेरिका में। अब पूरा हफ्ता देख लो, हर डेटा ऐसे जगह। यस सर, बाजार ने मूड बनाई, बस हमारा फोकस एक ही चीज पे है, महंगाई कम होगी कि नहीं। महंगाई और ब्याज दरें। अब वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है खराब है वो छोड़ो ना, इकोनॉमी कहाँ जा रही है ना, अब कहीं नहीं जाने वाली है। कहीं नहीं जाने। 2.4 का जीडीपी आंकड़ा रिवाइज होकर 2.1 आ गया तो खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा हाल है। घटने पे खुशी होनी चाहिए, बढ़ने पे होनी चाहिए, लेकिन यही मार्केट है भाई। जब मार्केट जो कह रहा है वो सुन लो, वो देख लो और उसके हिसाब से काम कर लो। तो अभी मार्केट ने क्लियरली एक मन बना रखा है कि भाई पहले क्या था, पहले था कि इतनी ब्याज दरें बढ़ी हुई है, 5.5% आप पहुंच गए, उसके बावजूद देखो इकोनॉमी मजबूत है, तो उस पर चल रहे थे। राइट, अभी वैसा नहीं है। अभी इकोनॉमी की मजबूती एक तरफ, जो छोड़ो हमको पता है मजबूत है, इस पर दिमाग ही नहीं लगाना। अभी हमें ये सोचना है किस चीज से महंगाई कम हो सकती है, किस चीज से ब्याज दरें कम हो सकती है, बस, या ज्यादा जोर से ना बढ़े। ये अमेरिका की थॉट प्रोसेस अभी चल रही है, और जब तक ये चल रही है तब तक आप भी उनके साथ चलो, हम भी उनके साथ हैं। जिस दिन बदलेगी तो पता चलेगा कि किस चीज पे अमेरिकी बाजार नया रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन बाकी संकेत खराब ही है। नॉट डेट की 2.25 पॉइंट डाउ घटा है, कोई बड़ी बात नहीं। 4 दिन तक 800 पॉइंट बढ़ा है, तो 2.25 पॉइंट अगर 25% जितना बढ़ा है उसका घट जाए तो कौन सी बड़ी बात है, नहीं है। लेकिन कच्चा तेल $87 के ऊपर थोड़ा टेंशन दे रहा है। हाँ, टेंशन दे रहा है, हमें तो दे रहा है, अमेरिका वालों को आए ना आए, हमको तो आ रहा है। बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स तो चलो स्टेबल से ही है, कोई खास बदलाव उनमें नहीं है, लेकिन कच्चा तेल का बढ़ना संकेत अच्छा तो नहीं है। तो थोड़ा सा है ना, एक चिंता है, ग्लोबल संकेत अच्छे तो नहीं है हमारे लिए। और वैसे भी 4 दिन से बढ़े हैं, तो हर रोज तो आप बढ़ नहीं सकते, थोड़ा बहुत तो कहीं रुकेंगे करेंगे, तो उतना अंदाजा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि ग्लोबल सपोर्ट आज के लिए मिसिंग है। मैं परमानेंटली तो नहीं मानता, लेकिन आज के लिए मिसिंग है, बस आज के लिए मिसिंग है। और मिसिंग उस दिन है जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नई सीरीज, नए महीने की शुरुआत कर रहे हैं, हम बड़ी ठुक पिटा कर आए हैं अपन एकदम अगस्त के महीने में मार खा के, तो वैसा है। मतलब ये हैप्पीनेस इज ऑल्सो वेरी रिलेटिव है ना। मतलब आप आज एक्चुअली देखा जाए तो आप कंफ्यूज ही हैं, खुश होना चाहिए, नाराज होना चाहिए अगस्त से। करेक्ट सर। एक तरफ अगस्त में नाराज होने के पास आपके पास भरपूर कारण है। मंथ के लो पर जाकर कल निफ्टी मिला है आपको, एकदम खराब बंद हुआ है। करेक्ट, मतलब 19,250 के आसपास लोएस्ट क्लोजिंग है अगस्त की। 19,225 के आसपास का जो लो बनाया वो भी इस महीने का लो है, अगस्त महीने का, माफ किया। बैंक निफ्टी अगस्त महीने में 43,850 का लोएस्ट क्लोज दिया था, 44 के आसपास बंद हुआ है। सो वो भी लोएस्ट के आसपास ही बंद हुआ है। सो ऐसा तो कुछ अच्छा है ही नहीं। और दूसरी तरफ आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में देखो, लाइफ हाई पे है, कोई परेशानी नहीं। आज कोई एक चीज देखी आपने, अब कोई कंप्लेन नहीं करता लार्ज कैप क्यों नहीं बढ़ रहे। एक जमाना होता था लार्ज कैप बढ़ जाते थे, भाग जाते सब, फिर लोग मुंह फुला के बोलते काय की तेजी, कौन सी तेजी, 4 स्टॉक बढ़ रहे हैं, हमारे स्टॉक से हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब 12,000 की निफ्टी, भाव 8,000 का होता था। ये सब वो, अरे बहुत सोशल मीडिया पे कम थोड़ी सुने देखे, बहुत आए, बहुत आते हैं। आज किसी को कंप्लेन नहीं है, वहाँ नहीं बढ़ रहा होगा रिलायंस, नहीं बढ़ रहा होगा TCS, हमें क्या फर्क पड़ता है ना। भले मतलब वैसा हाल हो गया। सो आई थिंक एक बड़ा जो साफ तौर पे डिवीजन दिख रहा है मार्केट में, 2 तरीके से। लोकल मनी जो है म्यूचुअल फंड्स में जो आ रहा है, या स्मार्ट मनी HNI की कह दें, या रिटेल इन्वेस्टर्स कह दें, उन्हें इंडिया सेंट्रिक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर ज्यादा कंफर्ट है, और वो वहां पैसा लगा रहे हैं। फंड्स में भी वही उन्हीं फंड में पैसा आ रहा है, लार्ज कैप फंड्स में से पैसा निकल रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में आ रहा है। अब फंड में भी जहां आएगा, अब मिड कैप का पैसा जाके लार्ज कैप में नहीं लगा सकते। करेक्ट सर, करेक्ट। तो अब उनकी भी मजबूरी है, लेना तो ही पड़ेगा। अच्छा, आमतौर पर HNI रिटेल इन्वेस्टर्स को, किसी को मतलब आप बोलो कि इन्फोसिस खरीद के बैठ जाओ 10% बन जाएगा, तो वो बोलेगा जान दे।
मेरा और तेरा दोनों का टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? Exactly. तो मतलब उन सबको बड़े ही चाहिए शेयर। Yes. सो आई थिंक सबको छोटे शेयरों पे इंटरेस्ट है, वहां पे बिल्कुल तस्वीर अलग है। वो इंडिया है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ग्लोबल है। समझ गया है ना? वहां एफआईएस को बेचना है Correct. या लोकल्स को खरीदना है। बहुत क्लियर डिवीजन मार्केट का साफ साफ दिख रहा है। ऐसा कब हो सकता है कि मंथ के लोएस्ट पॉइंट पर निफ्टी, बैंक निफ्टी बंद हो जी। उसके आसपास, और मिड कैप स्मॉल कैप लाइफ हाई पर बंद हो? ऐसा तो मैंने लाइफ में, मुझे याद ही नहीं आता पिछली बार मैंने कब देखा था। करेक्ट सर। मतलब 30-32 साल 35 साल के करियर में मैंने कभी ऐसा इस तरह का सिनेरियो नहीं देखा जब बाजार इस तरह से ट्रेड करे। और लगभग इस पूरे महीने आउट परफॉर्म कर रहा है। वैसे काफी टाइम से हो रहा है। आप अप्रैल से देखिए, देखिए। इतनी गजब की आउट परफॉर्मेंस और इतनी गजब की मिड कैप की तेजी मैंने पूरे करियर में नहीं देखी। जी सर। जिस तरह की एक तरफा बनी है, Yes, ये तो कमाल ही है। मतलब ये अगर आप इंडिया की इकोनॉमी को मजबूत मानते हैं, इंडिया के इन्वेस्टर्स को मजबूत मानते हैं, तो आपके लिए मार्केट जो है वो ब्रॉडर मार्केट है जहां पर आपको मजबूती दिख रही है। बाहर का पैसा है, एफआईएस का है, दिग्गजों में है, तो ठीक है, थोड़ा वहां पर कोशिश है, फिर भी ठीक है। कितना 20,000 से 19,200 आए ना, 800 पॉइंट घटे हैं, 3.5-4% कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। घट गए। वैसे इस सीरीज में तो 400-450 पॉइंट ही घटे। हाँ, तो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली खास बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टाइम वाइज करेक्शन है, हल्का फुल्का प्राइस वाइज करेक्शन है। सो अगर आप सही जगह हैं तो तेजी करके अभी भी पैसा बन रहा है, और अगर शॉर्ट में भी आप सही जगह हैं तो शॉर्ट करके भी पैसा बन रहा है। पैसा तो इस मार्केट में बन रहा है। आपकी स्ट्रेटेजी और आपकी पोजिशनिंग सही होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर। अच्छा, क्योंकि सीरीज की भी बात निकली है, एक तो कल का दिन जो आपने कहा था अगस्त सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट था, और उसी दिन आप सीरीज के लो पर जाकर बंद। करेक्ट। ठीक है। दूसरा बैंक निफ्टी भी ठीक है 44,000 ही मान लेते हैं इसको, बट उसके आसपास ही गया है। 5 बार या 6 बार पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में अटेम्प्ट किया, बड़े मूव का नहीं आया। 750 तक गया, 950 तक गया, बट नहीं हुआ। क्या समझना है इसको? दीप, समझना एक ही है। जब तक देखो, दो जी, पहला, ग्लोबली आपके बॉन्ड यील्ड और बढ़ना रुक जाए, थोड़ा नीचे आ जाए, डॉलर इंडेक्स और मजबूत ना हो, थोड़ा कमजोर होना शुरू हो जाए, ये ग्लोबल आपको चाहिए। वो होगा तो वैसे ही अमेरिका ठीक ठाक हो जाएगा, वो बाकी तो मतलब उसके दम पे बाकी ग्लोबल मार्केट चल जाएंगे वो अपनी जगह। तो एक मुझे बाहर से वो चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? एफआईएस के बिकवाली का प्रेशर कम हो, रुक जाए और खरीदने लगे तो और अच्छा। ये दो चीजें चाहिए आपको अगर बढ़ना है तो, और वो दोनों चीजें अभी तक मिसिंग है। बीच में आपने देखा 1-2 झटके हमने ऊपर के लगाए, तब लगाए जब एफआईएस ने बेचना रोका। जैसे उन्होंने बेचना रोका या एक आध दिन खरीदा, तुरंत हम भाग गए, लेकिन वापस सप्लाई आ जाती। सो एक ट्रेंड अगस्त से आपको क्लियर कट मिल रहा है कि दिग्गजों में ऊपर प्रेशर रहेगा ही, जब तक कि किसी खास वजह से मूड माहौल ग्लोबल का ना तेजी से बदल जाए, ग्लोबल का बदल भी जाए, तब तक ये दोनों आपके डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड कम ना हो जाए। और आपके लिए की ट्रिगर तो वही है, अगर आप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी को मार्केट मानते हैं तो फिर वहीं से आपको संकेत लेने। और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, अब सितंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 2 चीजें हो सकती है, या तो ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल दिग्गजों को लिफ्ट करे। करेक्ट। और दिग्गजों को लिफ्ट करने के लिए फिर यह है कि लोकल्स का पैसा जो फंड्स का है वो दिग्गजों में जाए, लेकिन दिग्गजों में पैसा फंड स्पेसिफिक आ नहीं रहा, मिड कैप वाला आप कितना डाइवर्ट कर सकते हैं? ठीक है। या फिर दिग्गज शेयर बहुत हो गया भाई, 4-5 महीने से उछल कूद मचा रहे हो तुम, अपनी औकात में रहो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, कब तक भागोगे? और वैल्यूएशन भी तुम्हारे हमें दिख रहा है, वो सितंबर में से नीचे खींचने की कोशिश। 2 में से एक होगा, क्या होगा ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह, मैं आज की बता दूंगा, अभी तक मेरा रुझान है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए। बट फिर भी यू नेवर नो, क्योंकि जैसे अगर लोकल फंड खरीदने भी जाएंगे दिग्गज तो एफआईएस की सप्लाई है। सो आई थिंक सबसे की फैक्टर इंडियन मार्केट के लिए सितंबर के महीने में एफआईएस का रुझान क्या रहता है वो इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे हमें आगे बढ़ना है। बहुत सिंपल है। और बाकी सब चीज़ें एक बार डॉलर इंडेक्स भी पचा लेंगे, हम कच्चा तेल भी पचा लेंगे, 90 हो गया तो बॉन्ड डील्स वगैरह भी ठीक है कि अमेरिका के बॉन्ड है, हमारे थोड़ी हैं, ये सब भूल जाएंगे, एफआईएस का पैसा आने लगेगा इंडेक्स के लिए। अगर आपको मूड इंडेक्स से ही बनाना है तो एफआईएस की खरीदारी चाहिए, बिकवाली रुकनी चाहिए। ये गॉट इट सर। इस सीरीज के लिए कुछ इस सीरीज के लिए दीप, पहली चीज तो है कि निफ्टी पर हम हल्के रोल ओवर्स के साथ जा रहे हैं। 84% पिछले महीने था, उसके मुकाबले में 78% पे जा रहे हैं। थोड़ी सी निफ्टी पे पोजीशन कम है, नाइस। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन पे 59% से 51% आई, नाइस, हल्के थोड़े।
एक इंटरेस्टिंग चीज है, वैसे सितंबर की सीरीज बाजार के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है। हाँ। पिछले 10 में से 7 सीरीज में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिए। एक दो तीन ऑब्जर्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो 7 में से 10 सीरीज में नेगेटिव रिटर्न आए। दूसरा दीप ये है कि बड़े मूव आते हैं। सितंबर में छोटा मूव नहीं आता, 4-5% से लेकर 7-8% तक के, 10-10% तक के भी मूव आ जाते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बड़े मूव आते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग मैंने आंकड़ा निकाला है। अगर आप 10 साल का व्यू लेते हैं तो 10 में से 7 बार आप नेगेटिव है, यानी कि आपके लिए सितंबर के महीने में बढ़ना मुश्किल काम है। ये नेगेटिव। लेकिन 10 साल को हटा दो आप और 5 साल पे आ जाओ, तो पिछले 5 साल से 2018 से 2018 नेगेटिव, 2019 पॉजिटिव, 2020 नेगेटिव, 2021 पॉजिटिव, 2022 नेगेटिव, 23। और एक और चीज, ये वाली पीछे वाली स्क्रीन, हाँ ये देखो, आप 2018 से स्क्रीन देखिए, जितना घटता है अगले साल उतने ही उस सीरीज में बढ़ रहा है। आप ये भी देखिए, अच्छा, लगभग 4-5% तो अगर निफ्टी आपका पिछले महीने 400 पॉइंट घटा है, 400 घटा है मेरे ख्याल से, 465 कुछ पॉइंट, 406 पॉइंट, नो, तो उतने बढ़ने की स्कोप सितंबर में 5 साल का ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे दिखता है। ऑल्टरनेट तेजी वाला मामला है। राजस्थान के इलेक्शन जैसा, हर बार सरकार बदलती है जैसा यहाँ पे हर साल सीरीज का रुझान, जितना पिछले साल नुकसान किया उतना अगला साल। सो लेट्स सी। सो मैं बहुत जंप नहीं कर रहा कि सितंबर में यही हो जाएगा। लॉन्गर ट्रेंड के साथ जाएंगे तो आमतौर पर महीना अच्छा नहीं है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड के साथ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी है वो मैं बताना चाहता हूँ, जो पिछले साल भी हमने रिसर्च भी की थी और बताया था, बहुत लोग उससे दुखी भी हुए, नाराज भी, ये क्या है। लेकिन आपने देखा है गणपति के वक्त अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमेशा मार्केट अच्छा है, और इस बार भी गणपति सितंबर में ही है, 19 तारीख। सो इस बार मैं सितंबर के महीने को लेकर नेगेटिव कम हूँ, पॉजिटिव यहाँ। बहुत बढ़िया। मैं क्या चाहता हूँ जी, मैं चाहता हूँ 18,800-19,000 आ जाए और वहां पर एक बार निफ्टी करेक्शन पूरा करके वापस से चाल बना ले। गणपति के पहले 18,800-19,000 आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, आने में 2 दिन भी ना लगे, आ जाए तो आ जाए, तो वहां पे एक आपका अच्छा हेल्दी साइजेबल करेक्शन हो जाएगा। 20,000 से 18,800-19,000, 5 से 6% का करेक्शन, वेरी गुड, नाइस, लेट्स मूव अगेन। तो वो आपके लिए बाजार भी हल्का कर देगा, लेवल भी अच्छे हो जाएंगे। और मैं फिर कहूंगा, अगस्त के महीने में भी कहा था, वो लेवल आया नहीं। अगर इस महीने आपको 18,800-19,000 की रेंज में निफ्टी दिखता है तो पक्के तौर पर अपने रिस्क को ध्यान में रखते 25 से 33%, 1/3 या 1/4 पैसा आपका 100% वहां पे इन्वेस्ट होना चाहिए। वहां पक्के से डालिए पैसा, और ज्यादा डालें तो आपकी मर्जी, राइट, इतना तो डालिए। ये अपने सितंबर का आउटलुक। बाकी तो और तो ऐसी कोई खास बात नहीं। अगर उस हिसाब से देखें तो 400-500 पॉइंट का मूव, और बैंक निफ्टी में 1600 पॉइंट, 1500-1600 पॉइंट हमने गंवाए अगस्त में, उतने वापस कवर कर सकते हैं, और हो जाए तो बढ़िया है। मतलब कि आप देखो ना, 44,000 तो हम 45,500 के आसपास तक की कोशिश बैंक निफ्टी पे कर सकते हैं। 45,500 की रेंज में निफ्टी में आप 400 पॉइंट गिनेंगे तो 250 से 650 हुई, 650-750 की रेंज है। एक बार वहाँ तक जाने की कोशिश भी कर लें तो नॉट बैड ये है। तो सितंबर हो सकता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन। बिल्कुल सर, चलिए इंतजार है, नई सीरीज की हो रही शुरुआत, नया महीना है। आइए आज की स्ट्रैटेजी भी समझते हैं सर, बताएं। ग्लोबल संकेत तो नेगेटिव ही है, उसमें तो कुछ बचा नहीं है। एफआईएस के संकेत भी नेगेटिव है। एफआईएस के संकेत ऐसे कोई और दिन होते हैं तो खतरनाक नेगेटिव होता है, क्योंकि सारे आंकड़े आए बिकवाली के 4 डिजिट वाले। 3,000 करोड़ की कैश में बिकवाली है, 2,500 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स है, 4700 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स है। लेकिन जाहिर सी बात है, आखिरी दिन था तो काफ़ी कुछ उसके एडजस्टमेंट भी है। 4,400 करोड़ के आसपास की कैश मार्केट में खरीदारी लोकल फंड्स की है। ब्लॉक डील्स करीबन 1800 करोड़ की हुई है। एक बार डेटा एफआईएस के ले आए यहाँ पर आप। सुला में 513 करोड़ की ब्लॉक डील थी, मेड प्लस में 1268 करोड़ की। तो 1800 करोड़ की ब्लॉक डील को भी हटा दें तब भी बिकवाली भारी भरकम हुई। एमएससीआई भी था, एमएससीआई की रिबैलेंसिंग भी थी, यस राइट, वहाँ से भी आंकड़े हैं। सो आई थिंक कल के आंकड़ों को मैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, तो इतने आंकड़े अगर बिकवाली के हो तब तो निफ्टी 400-500 पॉइंट निकल जाना चाहिए, राइट। तो ये कल के आंकड़ों में एडजस्टमेंट काफ़ी है, उसे छोड़ दें। ठीक है। लोकल फंड्स के आंकड़े भी पॉजिटिव साइड पे है। एफएनओ न्यूट्रल है, सेंटीमेंट कॉशियस से हल्का नेगेटिव है, ट्रेंड न्यूट्रल से नेगेटिव होने की तैयारी में है। अच्छा, तैयारी लग रही है, लेवल्स आ रहे हैं। जहां कल बंद हुए वहीं पर सपोर्ट है 19,200 19,250 रुकना है तो यहीं रुकना है। इसके नीचे जाने पर सीधा 200 पॉइंट नीचे, उसके अलावा
कोई ढंग का सपोर्ट है नहीं दीप, सीधा 200 पॉइंट नीचे है और वो होगा 18,975 19,025। ठीक है। हायर साइड पर 19,300 350 पहली रुकावट की जगह पार करके निकली तो 19,385 19,450 परफेक्ट सेल जोन है। यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन भी प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, दम लगा के शॉर्ट भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बैंक निफ्टी 43,850 43,900 पहला सपोर्ट जोन है, इसके ठीक नीचे 43,600 से 750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पर। अगस्त के लो 43,600 के हैं, वो होल्ड होने चाहिए। अगस्त की लोएस्ट क्लोजिंग 43,850 की है, ये दो आंकड़े ध्यान में रखें। ऊपर की तरफ 44,150 44,250 पहली रेंज जहाँ तक जाने की कोशिश हो सकती है और 44,350 से 44,500 वो रेंज है जहाँ पर आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग और भरपूर शॉर्ट करनी चाहिए। गॉट इट सर। नई सीरीज के पहले दिन सर 51% लॉन्ग पोजीशन, निफ्टी पीसीआर 1.2, बैंक निफ्टी पीसीआर भी 0.8 तक आपको आते दिख रहा है, कैसे? एक ही चीज़ अच्छी है, आज नई सीरीज की शुरुआत है, पुराना बैगेज खत्म, पोजीशन हल्की, इसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं कि जिनको कटना था, मरना था, एक्सपायरी होनी थी, कल हो गई काफ़ी लोगों की, तो बस वही अच्छा है। तो हल्के हैं थोड़े बाजार, ठीक है। स्टॉप लॉस 19,200 के आसपास बनता है, थोड़ा सा नीचे का 19,175 का दिया इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, इसके नीचे बंद 19,200 के नीचे बंद होने पर रिस्क है। बैंक निफ्टी में इंट्राडे 43,600 है और क्लोजिंग 43,850, ये दो स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें। ठीक है। शॉर्ट साइड पर स्टॉप लॉस थोड़ा सा 50 पॉइंट नीचे किया है, 19,450। पिछले 10-12 दिन से हम 19,450 के ऊपर बंद नहीं हुए। इंट्राडे और क्लोजिंग 19,450 आपके लिए स्टॉप लॉस बनना चाहिए। परसों का हाई भी 19,452 है, तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाने। ठीक है। बैंक निफ्टी 44,550 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। नई पोजीशन सर, खरीदे निफ्टी, अब खरीदने के लिए जो रेंज आ रही है आपको थोड़ा सरप्राइज लगेगा, इतना दूर का दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पास ढंग के लेवल है नहीं, जब बनेंगे तब मैं बताऊंगा। 19,000 के आसपास आपको खरीदना है, 50 पॉइंट की इस रेंज में। स्टॉप लॉस भी दूर का है 18,800 का। टारगेट जो बनेंगे 19,100 200 235 265 और 300 तक के टारगेट के लिए नीचे आपको करनी है खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं या जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो 19,200 के आसपास खरीद सकते हैं। अगर ये 40-50 पॉइंट नीचे खुल रहा है, 19,200 के आसपास खुलता है समझो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, 19,200 पे 50 पॉइंट की रिस्क लेके एक चांस लेने वाली बात है। हाई रिस्क ट्रेड है, मैं साफ बता रहा हूँ, हाई रिस्क ट्रेड है। 19,150 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 19,300 19,340 365 385 और 400 तक के टारगेट के लिए ये आपको करनी है खरीदारी। ठीक है। गॉट इट। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी बिकवाली भी तो करनी भाई साहब। हाँ बिकवाली है, हाँ रही है। बेचना है 19,350 19,450 की रेंज आए, वहां पर आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए 19,500 के स्टॉप लॉस के साथ। 19,300 19,250 225 और 19,200 ये सारे लेवल्स हैं। और एग्रेसिव ट्रेडर्स अगर शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो 19,400 के स्टॉप लॉस से वो बना भी सकते हैं। 19,200 के नीचे टूटने पर 19,000 तक के टारगेट के लिए आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करें, ट्रेल करते चले, दोनों तरीके से। क्लियर है सर। बैंक निफ्टी खरीदना है 43,600 43,850 की रेंज में आने पर वहां खरीदना, 850 पे थोड़ा, 750 पे थोड़ा और 600 पे और। इन तीन टुकड़ों में अगर आप खरीदने की ताकत रखते हैं, रिस्क रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, काउंटर ट्रेड लेने की इच्छा है तो खरीदें, नहीं तो कोई बात नहीं, देखिए। ठीक है। ऊपर की तरफ टारगेट जो बनेगा 43,500 के स्टॉप लॉस के साथ, 43,900 950 44,000 तीन छोटे टारगेट हैं। 44,100 150 और 44,250 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ठीक है सर। बेचना चाहते हैं शौक फरमाएं, 44,250 से 44,400 की रेंज अगर मिलती है आज किसी वजह से, बढ़िया है बेचने के लिए, बेचना चाहिए वहाँ पर। और स्टॉप लॉस 44,525 का बनेगा। टारगेट 44,150 44,100 और 44,000 तीन छोटे टारगेट हैं। 44,950 902 मीडियम टारगेट है। 44,850 750 के बड़े टारगेट के लिए करें बिकवाली। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए ये है आपके लिए पूरे के पूरी स्ट्रैटेजी और लेवल्स, क्योंकि सीरीज खत्म हो चुकी है तो एक ही चीज़ और कहूँगा कि अगर आज 19,200 के नीचे बंद होता है और 43,850 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो आपको तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए। ये दो लेवल नोट कर लीजिए, निफ्टी 19,200, बैंक निफ्टी 43,850, इन दो लेवल के नीचे अगर आप बंद होते हैं गलती होगी। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है वैसे। नहीं है तो नहीं है, अभी जो है वही है, बताना पड़ेगा। आप अपने घर से कहाँ से लाए लेवल तो जो निकल रहे हैं वही बताएंगे। अब यही है, क्या करेंगे, है हाई रिस्क जोन पे है। कायदे से तो 19,300 के नीचे बंद होना भी ठीक तो नहीं है। बताऊँ आपको, 42 सेशन ऐसे रहे, 42 ट्रेडिंग सेशन,
जिसमें से सिर्फ 2 सेशन छोड़ दीजिए जहां हम 19,300 के नीचे बंद हुए हैं, अदरवाइज 40 सेशन से हम 19,300 को होल्ड कर रहे हैं। सो 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान लेंगे, जैसे कल मंथली एक्सपायरी थी या अदानी टाइप के जो मामले हो गए उस वजह से गए हैं। सो अभी भी अगर आज 19,300 के ऊपर आप बंद होते हैं तो जितने कमजोर है उतने ही हैं, फ्रेश नहीं हुए, है ना। सो आज क्लोजिंग 19,300 के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। बैंक निफ्टी भी आप देखिए 44,500 के नीचे आप 30 ट्रेडिंग सेशन 29 ट्रेडिंग सेशन तक बंद हुए हैं। अब 44,500 नहीं पा रहा, आप रोज 44,500 के पास जाते हैं, बंद नहीं हो पाते, नीचे ही हो रहे हैं, करेक्ट, उसके आसपास ही हो रहे हैं। सो कहीं न कहीं देखते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी पर नीचे की तरफ का लेवल है 43,600। सोच सकते हैं कितने दिन हो गए उसके ऊपर बंद होते हैं? 75 ट्रेडिंग सेशन, 75 और है कितना दूर है? 400 पॉइंट खाली। कितने रिस्की जोन पे आप हैं सोचो। इतने रिस्की जोन, दोनों क्लोजिंग लेवल बहुत रिस्की जोन पे, बहुत रिस्की। यहाँ से अगर खराब हो तो ट्रेंड खराब होगा। ठीक है सर, गॉट इट। तो 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स आज की क्लोजिंग बेसिस पर आपने हमें बता दिए हैं। बैन, BHEL, IB हाउसिंग दोनों बैन से बाहर आ गए हैं क्योंकि नई सीरीज है तो उन पर रखनी है नजर। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार के सर? नहीं ऐसे खास तो पहले दिन तो कुछ पोजीशन बहुत ही कम है। 19,200 इमीडिएट सपोर्ट है, 46 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर है, वहाँ खुलेंगे। फिर देखेंगे 19,200 से फ्रेश कमजोरी गिनी है, 19,200 के ऊपर है तो ठीक ठाक है, बस उतने ही। बैंक निफ्टी के तो बहुत ही छोटे लेवल है, नॉट वर्थ डिस्कसिंग। गॉट इट सर। चलिए, फ्राइडे का हमारा कॉमन लाइन होती है, बट स्टॉक्स पर एक्शन है भरपूर और रोज कुछ बढ़िया स्टॉक्स पूरे हफ्ते अनिल जी ने आइडेंटिफाई किए हैं। आज कौन सा रेडार पर है जानते हैं। बिगुल, स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। गुजरात गैस, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। सितंबर महीने के फ्यूचर्स के आंकड़े में दे रहा हूं आपको, 442 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 440-442 के आसपास के स्टॉप लॉस पे खरीदे हैं। मार्केट थोड़ा ढीला है, अगर आपको ज़्यादा ऊपर से खुलता ना दिखे या नीचे खुलता दिखे या भाव खुलता दिखे तो आप खरीद सकते हैं। 455-460 2 छोटे टारगेट हैं, 468 का पोजिशनल टारगेट है। एक काम और कर सकते हैं दीप, वो ये कि इस स्टॉक को आप पोजिशनली खरीद सकते हैं अब से लेकर नतीजे आने तक। इसको ध्यान से सुनिएगा, अब से नतीजे आने तक 8 से 10% की अपसाइड ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। लगातार दूसरी बार इन्होंने अपने इंडस्ट्रियल गैस के दाम बढ़ाए, मोरबी के कस्टमर्स के लिए इन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं और 1 सितंबर यानी कि आज इसी नई दरें लागू कर ली और हाल ही में इन्होंने दूसरी बार ऐसा काम किया 1 महीने में। तो प्राइसिंग पावर आ रहा है। पिछले क्वार्टर के नतीजे गुजरात गैस के बहुत खराब थे। यस सर। इस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आएंगे और मुझे लगता है यहाँ से लेकर नंबर्स तक ये 8-10% की तेजी आराम से दिखाएगा। 8-10% कोई कम नहीं होते महीने 1.5 महीने में, और बढ़िया होते हैं सर। और तो आई थिंक मेरे हिसाब से पोजिशनली आपको थोड़ा सा इसको कम क्वांटिटी में शांति से खरीद के रखना चाहिए। 4-5% नीचे आए बाजार के बूढ़ माहौल के साथ तो थोड़ा और ऐड कर ले। इसको पोजिशनली भी खरीद सकते हैं। बाकी आज दिन के लिए आज से खरीदते 455-460 आ सकता है। ज़्यादा मूड अच्छा हो गया तो थोड़ा और सही, बट इतनी तेज़ी बन सकती है। तो अब इसको अगर आपके पास है, पुराना पड़ा है, नुकसान में भी है, तो जल्दी से लॉस बुक करने की हड़बड़ी ना अब मत करें। हाँ, और अगर पड़ा है ना आपको प्रॉफिट बुक करना है, मार्केट खराब हो रहा है, मैं क्या बेचूं, अच्छा गुजरात गैस बेच दूं, तो ऐसे जल्दी में भी मत बेचना करें। थोड़ा आराम से भी, मतलब रुको। अब जब इतनी तकलीफ देख ली तो औने पौने दाम पे हर कहीं नीचे में बेच के मत निकलो। चीज़ें जब ठीक हो रही तो थोड़ा उसको है ना पेशेंस रखना चाहिए। गॉट इट। ठीक है। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, कमेंट्री पे सारी बात की, लेकिन आज फिर से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, अदानी ग्रुप के शेयरों का एक्शन। यस सर। कल OCCRP की खबर के बाद में जो पूरे दिन आपने देखा मार्केट का मूड अदानी ग्रुप के शेयरों के मूवमेंट के साथ रहा। yes, वो ठीक हुए, मार्केट ठीक हुआ, वो घटे और गए। yes, sir. आज फॉलो अप एक्शन के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है दीप कि अदानी ग्रुप के शेयरों में अगर फॉलो अप सेलिंग आई तो बाजार के लिए मूड ठीक रखना बहुत मुश्किल होगा। और अगर फॉलो अप सेलिंग ज़्यादा ना है, आधा 1% तो ठीक है, थोड़ा बहुत वो तो नॉर्मल डे में भी आप हो जाते हैं, लेकिन अगर वो फॉलो अप सेलिंग नहीं आती है तब तो ठीक, और अगर आ गई है तो परेशानी है, तो मामला गड़बड़। गॉट इट। तो आज का दिन लिटमस टेस्ट हो सकता है इस लिहाज से भी लेकर, इस सेंटिमेंट को भी लेकर। चलिए तो करते हैं फिर दिन की शुरुआत। हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, आइए हमारी टीम है उससे पहले तैयार, अरमान, कुशल और साथ ही आशीष। अरमान, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें कौन सी लेकर आए? जी गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स में सबसे पहले अगर आप बात करें तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी जो अब गुरुवार की जगह बुधवार को होगी। हालांकि जो मंथली एक्सपायरी में वहां पर कोई बदलाव नहीं है। ये इस बुधवार को पहली बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो जाएगी। यस सर। बुधवार को, और आखिर में गुरुवार को होगी, यानी आखिरी एक्सपायरी जो होगी
वो एक दिन एक्स्ट्रा की एक्स्ट्रा होगी। मिल जाएगा। और पहली जो होगी वो एक दिन कम की होगी। इस एक्सपायरी में एक दिन का। एडजस्टमेंट माइंड में भी तो बिठाने पड़ेंगे ना। तो बुधवार, ओके ठीक है, डन। कंपनियां जो है अब वॉलेंट्री तौर पर T+3 पर IPO की जो लिस्टिंग है वो कर पाएंगी। आज से अगर आप देखें तो क्लाइंट फंड को क्लियरिंग में ना भेजकर खुद के पास रखने पर अगर ये ब्रोकर्स ऐसा करते हैं तो ब्रोकर्स पर पेनल्टी लगेगी। आज से जियो फाइनेंशियल, सेंसेक्स और BSE इंडाइसेस से बाहर होगा। ऑटो सेल्स के अगस्त के डेटा आते हुए दिखेंगे और रॉयल एनफील्ड जो है वो अपनी न्यू जनरेशन बुलेट 350 मोटरसाइकिल जो है वो लगभग 11:30 बजे के आसपास वो लॉन्च करते हुए दिखेंगे। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पर भी ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। EIH यहाँ पर बोर्ड बैठक में कंपनी के आगे फ्यूचर प्लान्स और स्ट्रेटेजीज वहाँ पर डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। IPO के हिसाब से विष्णु प्रकाश पुंगलिया वहाँ पर उनका IPO अलॉटमेंट जो है वो आएगा। यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा केयर यहाँ पर लगभग 4% कर इन्वेस्टर्स का जो है IPO लॉक इन 30 दिन का वो खत्म होता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट में फाइनल डिविडेंड 5 का है और अंत में एक्स डेट रिकॉर्ड डेट के हिसाब से GNA एक्सेल्स पर आपको ध्यान रखना है, बोनस इश्यू 1:1 का। ओके, ये है आपके लिए बहुत सारे ट्रिगर्स आज के और कुछ बदलाव भी हो रहे हैं बाजार में इंपॉर्टेंट वाले। कुशल मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें लेकर आए आप? मॉर्निंग दीपा, खबरों के लिहाज से सबसे पहले तो IPO अपडेट है जिसके अंतर्गत ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स इसका IPO आज बंद हो जाएगा। अपडेट है डे 2 का जिसमें रिटेल कैटेगरी में 2.83 टाइम्स सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर 2.48 टाइम्स ये सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। यही नहीं, इसके साथ साथ बालाजी एमिन्स के नंबर्स भी आए हैं। नंबर्स कमजोर देखने को मिल रहे हैं। आय करीबन 30% गिरकर 464 करोड़ रुपए हो गई है। साथ ही कामकाजी मुनाफे में भी 54% तक की गिरावट रही है। मार्जिन 32% से सीधा 21% के आसपास अब आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा भी 57% गिरता हुआ दिखा है। खबरों के लिहाज से 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस यहाँ पर रिपोर्ट्स के लिहाज से PE इन्वेस्टर ब्लॉक डील के जरिए करीबन 8.8% तक हिस्सेदारी बेच सकते हैं और ये जो ब्लॉक डील है ये 724 रुपए प्रति शेयर फ्लोर प्राइस तय किया गया है। मौजूदा भाव से करीबन 7.5% डिस्काउंट पर यह ब्लॉक डील होती हुई दिख सकती है, जिसके अंतर्गत 5 स्टार में मैट्रिक्स पार्टनर्स, TPG एशिया और नॉर्थ वेस्ट वेंचर्स ये हिस्सेदारी अपनी बेच सकते हैं। 1860 करोड़ तक की ये कुल ब्लॉक डील हो सकती है। OMCs फोकस में रहने वाले हैं। LPG पर इंपोर्ट ड्यूटी, एग्री एंड इंफ्रा सेस जीरो हुआ है। सरकार का 15% से घटाकर ये जीरो करने का इन्होंने फैसला किया है। साथ ही सफायर फूड्स, जुबिलेंट फूड, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, देवयानी इंटरनेशनल जितने भी QSR चेन्स हैं वो फोकस में रहेंगे क्योंकि 19 किलो वाला जो कमर्शियल LPG सिलेंडर है वो सस्ता हो गया है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 157 रुपये 50 पैसे की कटौती की गई है और आज से ही ये नई कीमतें लागू होती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट ETF को लेकर भी अपडेट है। इंटरग्लोब एविएशन समेत जितने भी OMCs हैं वो फोकस में रहेंगे क्योंकि यहाँ पर OMCs ने ETF के दाम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की है और ETF की कीमत 13,911 रुपये प्रति किलो लीटर से इन्होंने बढ़ा दिया है, जो कि अगर आप पिछली प्राइस देखेंगे तो उससे 14% तक की बढ़त आती हुई दिख रही है। आज से ही ये कीमतें लागू हो जाएंगी। पिछले महीने भी आपको याद होगा करीबन 7,728 रुपये प्रति किलो लीटर इन्होंने ETF की कीमतों में इजाफा किया था। ओके, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट और खबरें और प्राइस हाइक्स आ रहे हैं, नज़र रखिए। यहाँ पर इम्पैक्ट भी उसका हो रहा है। अरमान बताएं और कौन सी खबरें? जी, खबरों में गुजरात गैस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि रिपोर्ट्स है कि इन्होंने एक महीने में दूसरी बार जो है कंपनी ने इंडस्ट्रियल गैस की कीमतें बढ़ाई हैं और जो मोरबी कस्टमर्स के लिए जो कीमतें हैं लगभग 2.5 SCM जो है उससे बढ़ाकर लगभग 43.3 जो है वो करते हुए दिखे हैं और ये जो अगर आप लगे हैं ये आज से लागू होती हुई दिखेगी। गुजरात गैस और गेल यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि सऊदी अरामको ने सितंबर का प्रोपेन की जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसकी कीमत को $550 प्रति टन पर वो फिक्स किया है, जिसका अगर आप करंट भाव देखेंगे तो लगभग $470 का है। मॉइल यहाँ पर कंपनी ने मैग्नीज और फाइन्स केमिकल ग्रेड के दाम में लगभग 3.5% के आसपास की बढ़ोतरी की है और नई कीमतें जो है यहाँ से लागू होती हुई दिखी हैं। ITD सीमेंटेशन यहाँ पर कंपनी को लगभग 3,290 करोड़ का मरीन कॉन्ट्रैक्ट वो मिलता हुआ दिखा है। जीनस पावर इंफ्रा यहाँ पर कंपनी के स्टेप डाउन सब्सिडरी को लगभग 2,250 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज देने के लिए जो है इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और अंत में टेक्सटाइल स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि वस्त्र मंत्रालय की तरफ से का यह फैसला आता हुआ दिखा है जो टेक्सटाइल की PLI है उसके लिए आवेदन की तारीख बढ़ गई है। अब सरकार के जो समय सीमा है वो 31 अक्टूबर तक बढ़ गई है। पहले अगर आप बात करें तो 31 अगस्त तक वो खत्म हो रही थी। ओके, ये है आपके लिए कुछ और खबरें। कुशल, फाइनल सेट ऑफ खबरें बताएं और कल का जो फंड एक्शन है वो भी बताएं।
बिल्कुल दीप, फाइनल सेट ऑफ खबरों में सोम डिस्टिलरीज 5 सितंबर को यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है। QIP के जरिए कंपनी पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक करेगी। साथ ही TV 18, नेटवर्क 18 भी फोकस में रहने वाले हैं। वायकॉम 18 को भारतीय क्रिकेट टीम के घरेलू और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मैचों के मीडिया राइट्स मिलते हुए दिखे हैं। 5 साल के लिए करीबन 5,963 करोड़ में लीनियर और डिजिटल के क्रिकेट प्रसारण के लिए ये अधिकार इनको मिले हैं। साथ ही नीता अंबानी ने रिलायंस के बोर्ड मेंबर पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। ब्लॉक डील्स के हिसाब से 16 वाइनयार्ड्स यहाँ पर बिकवाली की है। नॉन प्रमोटर वर्ल्ड इन्वेस्ट एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने करीबन 1.06 करोड़ शेयर्स की 12.6% हिस्सेदारी इक्विटी के जरिए इक्विटी के हिसाब से 484 रुपये 13 पैसे प्रति शेयर के भाव पर 513 करोड़ रुपए की ये कुल इन्होंने सेल किया है। वहीं दूसरी तरफ खरीदारी में है HDFC म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनले, सोसाइटी जनरल, तो इन सब फंड हाउसेज ने यहाँ पर खरीदारी की है। मेड प्लस हेल्थ यहाँ पर सेलर्स नॉन प्रमोटर्स ऑफकोर्स रहे हैं कुछ फंड्स, बट दूसरी तरफ खरीदार कौन है वो मैं आपको बता देता हूँ। करीबन निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, फिडेलिटी फंड्स और स्टेट व्यू कैपिटल मॉरिशस से ये सभी फंड्स ने यहाँ पर खरीदारी की। कुल मिलाकर 670 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। प्रूडेंट कॉर्पोरेट यहाँ पर TA FDI इन्वेस्टर्स ने 37.5 लाख शेयर बिकवाली की है 1125 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। वहीं उसके अगेंस्ट में खरीदार है DSP म्यूचुअल फंड, इंडिया एयरकॉन, ICIA और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। कुल मिलाकर 308 करोड़ रुपए की यहाँ पर प्रूडेंट कॉर्पोरेट में बाइंग भी होती हुई दिखी है। ढेरों फंड एक्शन हो रहा है लगातार और कुछ बड़े बायर्स भी आ रहे हैं सामने। आइए जानते हैं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। FIR मॉर्निंग आशीष, कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आए आज? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए आइशर मोटर्स, ये स्टॉक फोकस में रहेगा। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। 3,337 का भाव है, 3,050 रुपये का टारगेट दिया है। बुलेट की रीलॉन्चिंग होने वाली है, इसके चलते आप देखें क्योंकि इस कैटेगरी में कंपटीशन भी काफ़ी तगड़ा है, तो यहाँ पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फोकस में रहेंगी क्योंकि जेफरीज की तरफ से नोट आया जहां पर बताया जा रहा है कि FY 26 तक 32% CAGR की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकती है और पूरे सेक्टर को बड़ा बेनिफिट है। सरकार के जो प्रयास है, मेक इन इंडिया है, इलेक्ट्रॉनिक का जो पेनिट्रेशन भारत में चल रहा है, साथ में China+1 की जो स्ट्रैटेजीज है इनके लिए काफ़ी अच्छी है। इसके चलते अंबर एंटरप्राइज यहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो इन्होंने 3,390 से बढ़ाकर 3,740 रुपये कर दिया है। 2,900 रुपये का भाव अभी फिलहाल चल रहा है। वहीं डिक्सन टेक पर अगर आप देखें तो स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, इसके चलते होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य इन्होंने बढ़ाया तो है 4,300 से बढ़ाकर 5,050 कर दिया, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 5,004 रुपये पर चल रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है मैक्वारी की तरफ से जहां पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1,008 रुपये की क्लोजिंग है, 735 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया। मान रहे कि पर नोट रिकॉर्ड के मुकाबले अगर आप देखें तो इनका जो मार्केट शेयर है ये बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप रेडिको खैतान के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट शेयर इनका घटा भी है। फोकस रखेंगे सिप्ला पर। नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 1258 का भाव, 1229 का टारगेट। इमामी पर काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स हैं। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, इनफैक्ट अपग्रेड नहीं किया, डबल अपग्रेड किया है। पहले न्यूट्रल की राय थी, अब खरीदारी की राय दे रहे हैं। और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो उन्होंने 455 से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया। मान रहे कि इनकी जो रूरल से आय आती है इसमें काफ़ी बढ़िया पिकअप आपको देखने को मिला है। डिजिटल चैनल्स भी बिक्री के लिहाज से काफ़ी बढ़िया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नायका दोनों तरफ की रिपोर्ट्स हैं। सिटी की तरफ से खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 134 का भाव, 170 रुपये का टारगेट। लेकिन मैक्वारी लंबे समय से बेरिश है, अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 120 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये हैं ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज आपके लिए एक्शन पूरा का पूरा तैयार। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ। और आज है सीरीज का पहला दिन, पिक ऑफ द सीरीज। ओपनिंग बैट्समैन है सचिन जी, करेंगे उन्हीं के साथ शुरुआत। ओह माय गॉड सचिन जी, कैमरा थोड़ा प्रॉपर करो, ठीक है, तिरंगा मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा, आधा ही दिख रहा है। हाँ जरा इतना मतलब तैयार होके आए हैं, ढंग से दिखना चाहिए सचिन, एकदम ओपनिंग बैट्समैन की तरह लग रहे हैं। वाह वंडरफुल, वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर अतुल लिमिटेड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर रोलोज हुए हैं, काफ़ी महीनों के बाद इतने स्ट्रॉन्ग रोलोज ऑन द पॉजिटिव साइड हुए एंड लगभग 27 हफ्तों के बाद इसने अपने 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग दी है। मंथली चार्ट पे भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी एक बुलिश इनगल्फिंग फॉर्मेशन है।
प्लस इसका जो RSI है वीकली एंड मंथली का, वो भी काफी अच्छी तरह वेल प्लेस्ड है। अगर हम मंथली RSI देखें तो लगभग अराउंड 48 के आसपास पहुंच चुका है, एंड यूजुअली 50 के ऊपर की रीडिंग एक अच्छा संकेत होता है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड उभर के नजर आने का। तो यहाँ पर अतुल लिमिटेड में खरीदारी करने की सलाह होगी। जिस तरीके से पिछले सीरीज का परफॉर्मेंस था, मुझे लग रहा है अभी भी जो मोमेंटम मिला है वो मोमेंटम को चेस करना चाहिए। लगभग 8100 8150 के आसपास के प्राइस टारगेट्स मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर सितंबर सीरीज में हासिल होने चाहिए। एंड पोजिशनल टारगेट हमने हमारे क्लाइंट्स को जो रेकमेंड किया है वो लगभग अराउंड 8800 के आसपास का है। तो यहाँ पर अतुल लिमिटेड में अभी भी खरीदारी करनी है। 7000 का जो बेस है मुझे लग रहा है वहां पर कहीं जाकर आपको स्टॉप लॉसेस लगाने हैं ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। एंड जिस तरीके से या जिस रफ्तार से ये पर्टिकुलर मूव अनलॉक हुई है पिछले हफ्ते में, मुझे लग रहा है ये जो रफ्तार है वो बरकरार रहनी चाहिए थ्रू आउट द सीरीज। तो खरीदारी करनी है अतुल लिमिटेड के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस होगा 7000 का, एंड इस पर्टिकुलर सीरीज का टारगेट होगा 8150। 8150 के टारगेट के लिए यहाँ पर करें खरीदारी। 7000 ये स्टॉप लॉस का लेवल, 8100 8800, ये दो बड़े टारगेट के लिए अतुल लिमिटेड में करनी है खरीदारी। सचिन जी की राय। कुणाल जी सुप्रभात, स्वागत है आपका। कल तो आपने मतलब जबरदस्त एक्शन देखा ही है, बिल्कुल, लेकिन आज नई सीरीज की शुरुआत है, कुछ मूड माहौल सुधरा है सर आपका? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, माहौल अनिल जी धीरे धीरे सुधर रहा है। ओके। अभी अनिल जी जब शो शुरू हुआ सबसे पहले मुझे आपके दर्शन हुए, आपकी बिल्कुल एकदम क्रिस्प नीली जो टी शर्ट है वो मैंने देखी, जिसका जो शेड है वो बिल्कुल भारतीय क्रिकेट जो टीम के शेड से मेल खाता है। तो मुझे लगा कि मेरा जरा फीका लगेगा। उसके बाद मैंने दीपांशु का टी शर्ट का शेड देखा तो मुझे थोड़ा सा साहस हुआ अनिल जी। उसके बाद मैंने कुशल को देखा, और जब मैंने आशीष को देखा अनिल जी, तब मुझे लगा कि मैं तो बहुत बेहतर हूं। तो अनिल जी धीरे धीरे करके सुधार होता चला गया। ये तो अनिल जी इस तरह से देखे तो अनिल जी सुधार हो रहा है। नहीं, इसमें टी शर्ट का कोई दोष नहीं है, इसमें सिर्फ अपने अपने कलर की समझ है, किसको कौन सा कलर नीला दिखता है वैसा है। ऐसे देखेंगे तो मेरे में सचिन जी में भी नीले में बड़ा फर्क है तो वैसा है। तो मेरा वाला ब्लू काइंड, ये ना। बताएं सर, सुप्रभात, पिक ऑफ द सीरीज। अरे जी, इस बार सीरीज के लिए मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक को चुना है जिस पर बहुत समय से बात नहीं हुई। स्टॉक का नाम है वोल्टास। वोल्टास के चार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ एक पैटर्न बन रहा है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, और काफी समय से वोल्टास बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है। जहां हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक तरफा तेजी बनी, वोल्टास ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन अब पूरी ऐसी संभावनाएं चार्ट पर दिख रही हैं कि एक बड़ा कैचअप यहां पर होगा। तो वोल्टास में मेरी खरीदारी की राय है। यहां पर 842 842 पर एक स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट 880 रुपए का, दूसरा टारगेट 892 रुपए का, 892 का। दोनों जो स्तर मैंने दिए ये सारे कैश मार्केट के लेवल्स हैं, तो उसको करंट फ्यूचर्स में ट्रांसलेट। बिल्कुल, आज के लेवल सारे कैश के ही माने जाएंगे अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, सिंपल। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, नई सीरीज की शुरुआत हो रही है। राजेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द सीरीज में हमें लगता है यहाँ पे भेल पे ही फोकस रखना चाहिए। थ्रू आउट द सीरीज, अगस्त सीरीज में भी काफी अच्छे परफॉर्मेंस रहे भेल के, और जिस तरीके से इसके टेक्निकल सेटअप बने हैं, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक फर्दर एक्सटेंड करेगा रैली सितंबर सीरीज में भी। भेल के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 135 से लेके 140 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। छोटी मोटी डिप में इसको ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 112 रुपए के आसपास। ओके, भेल में इस महीने के लिए करें खरीदारी। और आज सीरीज की शुरुआत में पहले दिन भेल और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस दोनों स्टॉक बैन से बाहर निकले। देखते हैं कितने लोग टूट पड़ते हैं इन पर और वापस से सबसे पहले तो वापस इंडिया बुल्स ही जाएगा 100%। आज जाए कल जाए ये देखने वाली बात है। आइए सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द सीरीज के तौर पे फार्मा सेक्टर का स्टॉक पे नजर रखना है। फार्मा सेक्टर का जो स्टॉक है वो है सिप्ला। सिप्ला के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। सिप्ला मेरे को लग रहा है कि यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखा सकता है। वैसे भी स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में, तेजी के ट्रेंड के बाद स्टॉक ने थोड़ा कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद वापस से ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है। तो सिप्ला पे यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कोई भी डिप आता है 1250 1245 तक तो लोअर लेवल पे खरीदारी करें। एक्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 1220 1225 के पास है, तो 1225 का स्टॉप लॉस बनेगा। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर 1300 रुपए से लेके 1320 रुपए तक का मूव सिप्ला में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है।
तो खरीदारी करें सिप्ला 1300-1320 के टारगेट्स के लिए, और नीचे के अंदर इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा 1225 का। ओके, ये है 1225 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय सिप्ला में इस सीरीज के लिए। आइए सिद्धार्थ जी का भी किया जाए स्वागत। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को। अनिल जी पिच के अनुसार मैंने ओपनिंग बैट्समैन को चेंज किया। हाँ। और चेंज इसीलिए किया क्योंकि मेरा बैट्समैन कुणाल जी ने ले लिया था। अच्छा, तो वोल्टास कुणाल जी ने ले लिया था तो मुझे बैट्समैन चेंज करना पड़ा, और इसी को अच्छा कप्तान कहते हैं क्योंकि पिच के अनुसार लास्ट पॉइंट में चेंजेस कर दिए और पिक ऑफ द सीरीज रहेगा इंडियन होटल। नहीं, आपने पिच के हिसाब से नहीं किया चेंज, ना 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 ना, गलत, विपक्षी टीम की रणनीति के हिसाब से किया है। तो वही वो पिच को देखते हुए रणनीति नहीं, अगर मार्केट का मूड देख के आप स्टॉक चेंज करते तो पिच के अनुसार माना जाता। लेकिन आपने कुणाल जी को देख के किया तो मतलब विपक्षी टीम के हिसाब से माना जाएगा। देखा सुमित जी सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगेगा आप हाँ बोलोगे इसलिए आपसे पूछा मैंने। 100% आपके साथ सहमत हूं। धन्यवाद। बताए सिद्धार्थ जी। तो जो खिलाड़ी में चेंज किए गए हैं वो है इंडियन होटल, अब वोल्टास के बजाय इंडियन होटल। और सही मौका भी है, दस्तूर भी है। G20 की समिट हमारे सामने है, वर्ल्ड कप हमारे सामने है, तो इंडियन होटल जिसका टारगेट आपको रखना है 450 रुपीज का 450 का। ऑक्यूपेंसी रेट 70% देखी गई 68% के मुकाबले। एवरेज रूम रेट 10% बढ़ के हुए आए हैं, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम मानते हैं कि 20 होटल्स ऐड करने की योजना है कंपनी द्वारा इस साल में FY24 में। रेवेन्यू पार ग्रोथ है FY24 में 17% रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद लगा सकते हैं आप इस साल में FY24 में। सो मेरा खिलाड़ी है इंडियन होटल 450 के टारगेट के लिए। ओके, 450 का टारगेट इंडियन होटल्स, इस पर करनी है खरीदारी। पिछले 2-3 दिनों से हमारे बाकी एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी ये काउंटर रहा है और इस पर कुछ बढ़िया मूव्स भी आई हैं। आइए फिर आज के लिए कौन से स्टॉक्स पर एक्शन रहेगा ये भी एक बार कर लेते हैं फोकस। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, कुणाल जी एक बार इस पर नजर डालें। आज बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है। एक पीई इन्वेस्टर ऑलमोस्ट 9.25% हिस्सेदारी बेच सकते हैं 725 के भाव पर, जो कल की क्लोजिंग से 7.5% के डिस्काउंट पर हो सकती है। मेट्रिक पार्टनर्स, टीपीजी एशिया और नॉर्थ वेस्ट वेंचर्स यहां पर अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। चार्ट्स क्या कहती हैं? कल टुवर्ड्स द एंड एक स्पाइक आया था सर 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। देखिए दीपांशु, स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट हमने होते हुए देखा। स्टॉक लगभग 850-860 रुपए के लेवल्स तक गया और वहां से बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची स्तर तक हमने इसमें एक रिट्रेसमेंट आते हुए देखा और काफी क्रिटिकल लेवल्स पर फिलहाल पॉइज्ड है। तो मुझे लगता है कि ये जो 725 के आसपास के लेवल्स हैं, यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट स्टॉक को हासिल है। ये लेवल्स टूटेंगे तो फिर आपको चेंज ऑफ ट्रेंड देखने को मिलेगा, अन्यथा मुझे लगता है कि इन स्तरों के आसपास कुछ बेस बनाकर वापस से स्टॉक ट्रेंड को रिज्यूम करेगा। तो गिरावट में मेरी राय में यहाँ पर खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए। थोड़ा वेट एंड वॉच करें, इसको निकल जाने दें, उसके बाद जैसे स्टॉक स्टेबलाइज होता है वहां पर बाय के अपॉर्चुनिटीज खोजनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, जिस पर आप नजर रखिए। इंटरग्लोब एविएशन, सिद्धार्थ जी आपसे इस पर राय लेनी थी सर, क्योंकि लगातार जो कच्चे तेल के दाम है वो बढ़ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट एटीएफ प्राइसेस में भी आ रहा है। पिछले 2 महीने में दूसरी बार प्राइसेस बढ़कर आए हैं और पिछली बार से अब तक में 14% की प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई, तो बड़ा जंप आया है एटीएफ प्राइसेस में। इंटरग्लोब पर क्या व्यू बनता है सर? डेफिनेटली दीपांशु, ये नेगेटिव है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से कंपनी के लिए, बट आज देखा जाए अभी हाल में इंटरग्लोब एविएशन की खबर भी थी, 2 फ्लीट में इनके इश्यूज आ गए थे जिसके कारण भी स्टॉक में दबाव था। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से शॉर्ट टर्म हो सकता है ये दबाव रहे, बट मार्केट शेयर जिस हिसाब से इंटरग्लोब का हो गया है आज 60% के करीब का मार्केट शेयर है, तो डेफिनेटली ये मार्केट लीडर है। अगर आपने ले रखा है तो बने रहना चाहिए, छोटी बड़ी खबरें हैं। बट मैं ये पूरे ही एविएशन स्पेस में फंडामेंटली उतना पॉजिटिव नहीं हूं, क्योंकि ये स्पेस में बहुत उठापटक रहती है। तो फंडामेंटली लॉन्ग टर्म नजरिया कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप रखना चाहे भी तो पोजिशनल शॉर्ट टर्म 3 से 6 महीने का नजरिया जरूर रख सकते हैं। तो पोजिशनल व्यू में ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। और फिलहाल इन स्तरों पर और स्पेशली जो खबरें और एक्शन आ रहे कच्चे तेल में, नेगेटिव खबर तो है ही इंटरग्लोब के लिए। रिसेंटली स्टॉक पर भी हमने थोड़ा प्रेशर देखा है, बट प्राइस बढ़ाए हैं मॉइल ने।
ये भी आपके लिए एक काउंटर है जो रेडार पर रह सकता है। मॉइल, सुमित जी एक बार इसका चार्ट देखें सर, करीब 3.5% से इन्होंने दामों की बढ़ोतरी की है। आज से नई दरें लागू हैं, बाकी मेटल्स भी एक्शन में थे। कल 4.25% उछला है सुमित जी मॉइल। दिवांशु, स्टॉक के अंदर तेजी का ट्रेंड है, स्टॉक के अंदर ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ऊपर में 250 रुपए तक का मूव तो इमीडिएटली दिखाएगा ही दिखाएगा। आने वाले दिनों में 275 रुपए तक का मूव भी ऊपर में दिखाएगा। तो जिन्होंने पोजीशंस लिए वो लोग होल्ड करें। नीचे में 228, 230 ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में 250 का पहला टारगेट, 275 का दूसरा टारगेट, ये लेवल आने वाले दिनों में मॉइल में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। मॉइल पर रखिए नजर, ये आपको काउंटर एक्शन में दिखेगा। बाकी मेटल्स में भी देखते हैं आज कैसी मूव आती है। और भी स्टॉक्स पर है फोकस।